किसी ने बेहद सुंदर कहा है कि अनजान होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी को जानने की इच्छा न रखना सचमुच शर्म की बात है। आज हमारे पॉडकास्ट पर हमारे बीच में हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के इंग्लिश के प्रोफेसर, एक साहित्यकार, एक कवि, जी हाँ दोस्तों, एक एजुकेटर, एक नॉवलिस्ट, छात्र नेता से शिक्षक नेता तक सफर तय करने वाले एक बेहद शानदार स्पीकर प्रोफेसर विकास शर्मा सर। स्वागत है सर। मैं डॉक्टर भुवनेश कुमार अपने अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। सर, मैंने सुना है आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि हम शर्मा सर से पढ़े। आपको सुना और आपको समझा, जिससे उनके जो जीवन की शैली है वो बिल्कुल बदल गई। बहुत बहुत स्वागत है डीपीवीएस वाणी मीट द ऑथर कार्यक्रम में। सर, शिक्षक और लेखक दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। जहां शिक्षक एक समय में सीमित लोगों तक पहुंचता है, वहीं लेखक के विचार एक पुस्तक के माध्यम से अनेक लोगों तक पहुंचते हैं और अमर हो जाते हैं। स्वागत है सर। तो शुरू से शुरू करते हैं। धन्यवाद सर। आपका टीचिंग कैरियर 21 वर्ष की आयु में इसी कॉलेज से स्टार्ट हुआ था, और जब आप एक इतने बड़े साहित्यकार हैं और साहित्यकार के रूप में यहाँ पधारे हैं और ये साहित्यिक कार्यक्रम है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आपने अभी कहा कि मैं जब 21 वर्ष की आयु में विश्वविद्यालय से एमफिल करने के बाद इस महाविद्यालय में लेक्चर के रूप में अपॉइंट हुआ, तो मुझे यहाँ से प्रेम स्वाभाविक है। मेरे साहित्यिक संस्कार जहाँ एक परिवार से आए, वहाँ साहित्यिक बीज जिसे कहते हैं, संवेदना के बीज इस महाविद्यालय ने मुझे पैदा किए। तो निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ के प्राचार्य ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने अपने इस पुराने महाविद्यालय के एक पुराने साथी को आमंत्रित किया। जी सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर, अब पिछले 6-7 वर्षों में अगर मैं ईयर की बात करूं तो 2019 से आज तक आप लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिख चुके हैं। क्योंकि सर आप इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, तो एक साथ जो शिक्षक नेता से आप उपन्यासकार बने, और उसमें भी जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, प्रबंध समितियां हैं और प्राचार्य हैं डिफरेंट कॉलेजेस के, उनसे शिक्षकों के लिए संघर्ष किया। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूलतः मैं शिक्षक हूँ, लेकिन 2001 में जब मैं चौधरी चरण विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय डीएवी कॉलेज में कमीशन चयनित होकर आया, यहाँ पहला संघर्ष इस बात के लिए करना पड़ा कि विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक समस्याएं थीं। जी सर। धीरे धीरे मैं मूटा से जुड़ा, मूटा में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, फिर बाद में मूटा का संयुक्त मंत्री बना, बाद में अध्यक्ष बना। मुझे लगता है शिक्षकों को और लेखकों को और पत्रकारों को हर गलत बात का विरोध करते रहना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर ये लोग बोलना बंद कर देंगे तो समाज में एक अच्छी स्थिति पैदा नहीं होगी। जी सर। ब्यूरोक्रेट्स हमेशा सरकार के पक्ष में बोलते हैं, वो सरकारें बदलने पर अपना रंग बदल लेते हैं। जी सर। लेकिन शिक्षकों को, जो चाणक्य के वंशज हैं, और लेखक जो नागार्जुन, दिनकर, निराला, महादेवी के वंशज हैं, कबीर के वंशज हैं, उन्हें सच बोलते रहना चाहिए। और मुझे शिक्षक नेता के रूप में एक प्लेटफॉर्म मिला था जब मैं माइक्रो लेवल पर जो समस्याएं थीं उनमें बोलता रहता था। और धीरे धीरे फिर मैं शिक्षा राजनीति में विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बना और बाद में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गया। यस सर। ये प्रेरणा सभी के लिए आवश्यक है सर। सर, वर्तमान में आप जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर हैं। इससे पहले आप डीएवी पीजी कॉलेज बुलंदशहर में प्राचार्य के रूप में रहे। तो आइए आपके जो कुछ चर्चित उपन्यास हैं उनके बारे में बात करते हैं। सर, जैसे आपका एक उपन्यास है मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 पर विश्वविद्यालय स्तर पर जो आपके चर्चा और मतभेद सामने आए, क्या यह लेखक की स्वतंत्रता का हिस्सा है? पहली बात तो आपने जिक्र किया मेरे उपन्यास
मीडिया रिवॉल्यूशन 2030। जी सर। इसको अंग्रेजी साहित्य में कैंपस फिक्शन कहा जाता है। ओके सर। और अच्छी बात यह है कि मैं अनूप शहर में बैठा हूँ और ये उपन्यास बुलंदशहर जनपद से प्रारंभ होता है। Yes, इस sir. उपन्यास का कथानक बुलंदशहर जनपद का एक काल्पनिक गांव मैंने बनाया है, इसका नाम गंगापुर है। अच्छा। गंगापुर में मेरा जो नायक है कांत योगी, वो एक किसान का बेटा है, शिवाकांत किसान का नाम है, और उसके 3 बेटे हैं। शिवाकांत BA अंग्रेजी करने, MA अंग्रेजी करने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में जाता है। ओके सर। और MA करते करते वहाँ लखनऊ के एक IAS महिला हैं, अल्पा नाम है उनका, उनकी बेटी उज्ज्वला तो उनके साथ पढ़ती है। उन दोनों में लव अफेयर हो जाता है और धीरे धीरे वो निकट आते हैं और दोनों के दोनों लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में इंग्लिश में लेक्चरर बन जाते हैं। जी सर। और धीरे धीरे कांत योगी कुलपति बन जाता है। कांत योगी का भतीजा राजनीति करता है और एक पार्टी में विधायक बनने के बाद शिक्षा मंत्री बन जाता है। जी सर। तो वो मंत्री जी अपने चाचा को कुलपति बना देते हैं। ओह। तो अप्रत्यक्ष रूप में दिखाने का प्रयास किया है कि कुलपतियों की नियुक्तियां ज़्यादातर सिफारिशों से होती हैं, यस। या गांधी जी के आधार पर होती हैं, या विचारधारा के आधार पर होती हैं, उनमें पूर्णतः निष्पक्षता नहीं होती। ये उपन्यास शुरू होता है बुलंदशहर से, समाप्त होता है लखनऊ में। बहुत सुंदर सर। इस उपन्यास में मैंने ये भी दिखाया है कि जो मेरी नायिका है उज्ज्वला, वो पत्रकार भी है, वो एक अखबार निकालती है, वो एक TV चैनल चलाती है। वो विश्वविद्यालय के परीक्षाओं में, लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक छात्र नेता को नकल करते पकड़ लेती है। छात्र नेता कहता है मुझे गलत फंसाया गया, जो कि वास्तव में नकल कर रहा था वो। यस सर। फिर छात्र नेता ये आरोप लगाता है इस प्रोफेसर पर, प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला पर, कि ये मुझसे अपने अखबार बेचने के लिए कह रही थी, ये नकल करते पकड़ लिया, झूठा केस है। जी। और फिर विश्वविद्यालय में राजनीति होती है, और क्योंकि वो एक अखबार चला रही थी और एक प्रोफेसर होने के नाते वो अखबार नहीं चला सकती, इसी आधार पर इंक्वायरी कमेटी बैठती है जी। और उनको त्यागपत्र देना पड़ता है और सिर्फ अखबार चलाती रहती है और प्रोफेसर पद छोड़ना पड़ता है कांत योगी और उज्ज्वला और उनकी मम्मी अल्पा। ये नाटक उपन्यास है। इस उपन्यास में मैंने बुलंदशहर के काफ़ी दृश्य दिखाए हैं। आपकी गंग नहर दिखाई है, अंसारी रोड, पन्नी शुगर मिल, इसमें रीजनलिज्म भी है। तो ये उपन्यास कैंपस फिक्शन है। और मैंने ये भी दिखाया है किस तरह मेरठ के विश्वविद्यालय में और अनेक विश्वविद्यालयों में कुलपति आर्थिक अनियमितताओं के कारण निलंबित हुए और भ्रष्टाचार में फंसे। मैंने इशारा किया है कि विश्वविद्यालयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्तियों में सब कुछ सही नहीं है, दाल में कुछ काला है। लेकिन हम इसलिए बहुत खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है। बिल्कुल सर। तो सर इसी सीरीज में अगर अगले उपन्यास राह के पत्थर की बात करें, जो लगभग 2021 में प्रकाशित हुआ, और चूंकि ये हिंदी में है आपका, इसके संस्करण आपके अंग्रेजी और पंजाबी 2 और भाषाओं में आए। तो ये उपन्यास आपका हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाता है, दिखाता है, उसमें ऐसा दिखाया गया है। तो सर अगर हम आलोचकों की बात करें तो इसमें सेक्स कंटेंट बताया गया है कि इस उपन्यास में सेक्स कंटेंट का प्रयोग किया गया है। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आलोचक सेक्स कंटेंट ढूंढते हैं। जी सर। ये कंटेंट क्यों नहीं ढूंढते कि उपन्यास शुरू होता है कि भारत के हिंदू मुस्लिम की एकता। ये उपन्यास जब मैं लिख रहा था तो मैं काठमांडू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश जी के साथ था। जी सर। इंद्रेश जी मुझे काठमांडू ले गए थे और मैं 4 दिन वहाँ रहा। जो काम इंद्रेश जी भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का काम कर रहे हैं, जी सर। वही काम मैं कर रहा हूँ साहित्यकार के रूप में। उसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि हिंदू मुस्लिम जो विवाद है उसे हमें समाप्त करना है, हमको प्यार से रहना है। मैंने अनेक पॉडकास्ट में कहा है कि हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर पढ़कर बड़े हुए। यस सर। पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों अच्छे मित्र हैं। मुझे लगता है कि इस देश में कोई समस्या हिंदू मुस्लिम है नहीं। कुछ पार्टियों ने सांप्रदायिकता के नाम पर, कुछ ने तुष्टीकरण के नाम पर इसको बिगाड़ दिया है। तुष्टीकरण भी बुरी चीज़ है और सांप्रदायिकता बुरी चीज़ है। और इस उपन्यास की नायिका चिंता है, का नाम उसका है, और मेरा नायक साबिर है। दोनों परिवार मुरादाबाद के हैं। अचानक अहमदाबाद में दंगे हो जाते हैं। उन दंगों का प्रभाव मुरादाबाद में पड़ता है। दोनों परिवार साथ साथ बड़े हुए हैं, उनके बच्चे बड़े हुए हैं, फिर मोहब्बत करने लगते हैं। और मेरा जो उपन्यास का नायक है साबिर, बाद में व्यापार के घाटे के कारण शादी कर लेता है सायरा नाम की लड़की, बम्बई की है। और चिंता शादी कर लेती है किसी और लड़के से, हिंदू लड़के से, और उसका पति कोरोना में चला जाता है। और सायरा जो साबिर की पत्नी है, जो बॉम्बे की लड़की है, वो प्रेगनेंसी के समय उसकी डेथ हो जाती है और लास्ट में दोनों मिल जाते हैं। विवाह तो नहीं होता है। ये उपन्यास केवल सेक्स कंटेंट नहीं है,
ये उपन्यास हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का उपन्यास है। और जब आप जीवन के किसी पक्ष का वर्णन करेंगे तो प्रेम संबंध, सेक्स, ये बट नेचुरल है। Yes. और अंतिम बात यह है कि मैं भारत का पहला लेखक नहीं हूँ जो सेक्स की बात कर रहा हूँ। सेक्स कंटेंट हर उपन्यास में, हर कहानी में, हर वेब सीरीज में, हर सीरियल में होता है, लेकिन इतना अधिक भी नहीं है कि उसे मेरे आलोचकों ने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी है। अगर ऐसा होता तो ये उपन्यास 3 भाषा में अनुवाद हो गया है Yes, और अच्छा खासा पढ़ा जा रहा है। अच्छा सर, पाठक पढ़ते भी हैं उपन्यास को और आलोचना भी करते हैं, ये उसके बहुत पीछे बड़ी बात है। मैं रोकता हूँ आपको जी। मुझे लगता है कि सबको सब अच्छा लगता है। हम लोग सेवन मॉरलिटी का ड्रामा करते हैं। Yes. हम लोग सूडो मॉरलिस्ट हैं। जी जी ठीक है ना। सब ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ते हैं, सब ने लॉरेंस कालिडी चटर्जी पढ़ा, जी। कृष्णा सोबती भी लिख रही हैं, हिंदी लिख रही थी हिंदी में। सबको सब ठीक लगता है, लेकिन समाज के सामने बोलने के लिए हम अभिनय करते हैं ये सेक्स कंटेंट है, ये खराब है। वो भी एक जीवन का तत्व है। और हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ खजुराहो है, तो सेक्स कंटेंट क्या बुरी बात है। जी 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 सर। सर अगले उपन्यास की बात करें, सना। सर सुनने में यही आता है कि सना भी जो है चर्चित हुआ एक सेक्स कंटेंट की वजह से, तो ऐसा क्या है सर इसमें? और सुनने में ये भी आता है कि ये जो उपन्यास है, इसकी जो कहानी है, वो पात्र आपके आसपास के ही हैं, ऐसा कुछ है सर? देखिए, पात्र तो आसपास के होते हैं। जी आज का जमाना परी कथाओं का उपन्यास लिखने का नहीं है, Exactly, भूत प्रेत sir. का नहीं है। जी आसपास जो घट रहा है वही लिखता है। मैं अपने अनेक पॉडकास्ट में ये बात कही है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गजल वही गजल। आपको सुनाता हूँ। जी, जी, जी। दुष्यंत कुमार कह गए, Yes. अज्ञे कह गए शेखर एक जीवन में कि घोर यातना व्यक्ति को जीवन दृष्टा बना देती है। जो दिखता है वही तो लिखूंगा। Yes. अब मैं उपन्यास लिखूंगा परी के बारे में, कोई नहीं पढ़ेगा। जी। ये उपन्यास आज की जैन जी के बारे में है। ये लड़की 28 वर्ष की लड़की है, सना, जिसकी शादी हो जाती है। शादी से पहले इसके कई सारे अफेयर हैं। जी जी उसके बाद शादी जैसे जैसे होती है, इसके पिता की शादी करा देते हैं एक पंडित से, लेकिन उसके बाद भी ये प्रेग्नेंट नहीं होती है, बच्चा नहीं होता है, तो ये भटक जाती है। और समाज में ऐसा हो रहा है, मैं कोई नया नहीं दिखा रहा हूँ, और मेरे आसपास ये पात्र घूम रहे हैं और मेरे पात्र ही मेरी कथानक को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और ये सच है कि इस कहानी के पात्र मेरे आसपास घूमते हैं। विश्वविद्यालय में मेरे छात्र छात्राएं जो मैं देखता हूँ, उन्हीं को मैं अपने उपन्यासों में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और होना भी चाहिए, फिक्शन क्यों लिखा जाए अगर जो फैक्ट आपके आसपास घूम रहा है। आसपास है, सही बात है सर। सर लगभग अब तक 13 उपन्यास आपके लिख चुके हैं और मोस्टली जो 13 उपन्यास हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो सर मन तो ये है और लालच भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपन्यास पे आपके बात किया जाए, लेकिन सर एक नॉवल और है आपका 498 ए फियर्स एंड ड्रीम। ये पाठकों के बीच में बहुत पढ़ा जा रहा है और ख़ास तौर से जो इसका पाठक है वो या तो लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉर्ड्स हैं। राइट। तो इसके बारे में क्या कहना है सर आपका? ये उपन्यास भी फिर आप कहेंगे किसके पात्र भी आसपास के हैं। जी सर। 498A जी इंडियन पीनल कोड, फॉर्मर इंडियन पीनल कोड, जिसे आजकल भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, Yes. उसकी एक धारा है, सेक्शन है। वो सेक्शन भारत की महिलाओं को अधिकार देता है कि जब उनके पति उन पर अत्याचार करें, डोमेस्टिक वायलेंस करें या दहेज मांगें तो एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी लंबे समय से अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, कि भारतीय महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में इसका दुरुपयोग कर रही हैं। Yes. पुरुषों को प्रताड़ित करती हैं। वैवाहिक संबंधों में जो बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े का कारण कुछ और होता है, लेकिन जब पति को फंसाना होता है तो कहा जाता है कि दहेज मांग रहे थे। और ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। बिल्कुल। इस उपन्यास की जो विषय वस्तु है, मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं, अंग्रेजी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं कॉलेज में, अंग्रेजी का जाना माना नाम है। उनके पास एक लड़की आती है पीएचडी करने के लिए, जी सर। बहुत सुंदर लड़की है, जिसके फादर प्राइमरी के टीचर हैं, दहेज देने के लिए नहीं है। प्रोफेसर साहब सोचते हैं कि लड़की सुंदर है, इंग्लिश में पीएचडी कर रही है, मैं इसकी मदद कर दूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगी, मेरे घर में अच्छी पुत्रवधू आ जाएगी। वो उस लड़की को मांग लेते हैं शादी के लिए। शादी हो जाती है, लड़का इंग्लिश का लेक्चर है रामपुर में, उत्तराखंड में, और प्रोफेसर साहब कोई दहेज नहीं लेते, खूब पैसा खर्च करते हैं। जी सर। दोनों चले जाते हैं रामपुर। शादी के 1 महीने बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। लड़की इतना पैसा खर्च करती है, उसकी सैलरी अलाउ नहीं करती, मीट आउट नहीं कर पाता, और झगड़े होने लगते हैं। और लास्ट में लड़की बिना बताए खतौली चली जाती है, जहाँ की वो रहने वाली है, और वहाँ जाकर एफआईआर करती है कि ये दहेज मांग रहे थे और प्रोफेसर साहब ने मुझे मारा, थपकियों से मारा, और मेरे जेठ ने मारा। लेकिन वो केस झूठा सिद्ध होता है, क्योंकि प्रोफेसर साहब उस दिन संडे के दिन अपने कॉलेज में एक एग्जाम करा रहे थे,
और उनका बड़ा बेटा उस दिन ऑपरेशन कर रहा था बॉम्बे में, जी लेकिन पैसे लगे अच्छे खासे 20 लाख रुपए दे के समझौता हुआ। जी वो प्रोफेसर साहब मेरे मित्र हैं। जब कभी कोई समस्या आती है मेरे पास को लिटरेचर की, लैंग्वेज की, मैं उनसे पूछता रहता था कि समस्या यार इसमें क्या वर्ड आएगा, इसमें कौन सी थ्योरी है, तो तब मुझे अपनी कहानी सुनाया करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा जब तुम उपन्यास लिख रहे हो, एक उपन्यास मेरी कहानी पर लिखो। तो मैंने उपन्यास 498A फियर्स एंड ड्रीम्स उस विषय वस्तु पर लिखा। इसकी सारी घटनाएं वास्तविक हैं, तिथियां वास्तविक हैं, किस दिन एंगेजमेंट हुआ, किस दिन गोद भराई हुई, किस दिन कितने पैसे गए, सब कुछ वास्तविक है, बस केवल नाम थोड़े बदल दिए गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक छात्रा मेरी विद्यार्थी थी, वो दहेज के कारण मार दी गई, मैंने उसका प्रसंग भी लिखा है। इसलिए ये उपन्यास एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष हैं। कुछ केस दहेज के कारण मारे लड़कियां मरी भी हैं और कुछ झूठे केसों में फंसाया भी जाता है। इसलिए मैंने उपन्यास डेडिकेट किया है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं दहेज के कारण मार दी गई। ये उपन्यास इसलिए लॉयर्स और लॉ के स्टूडेंट्स काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब मुझे बुलाते हैं वकील लोग भी, लॉ कॉलेज में बुलाया जाता है इसमें बोलने के लिए। अभी मैं लखनऊ में था एक कॉलेज में, जयनारायण व्यास कॉलेज लॉ कॉलेज है, वहाँ बोल कर आया था इस टॉपिक पर, तो इसलिए चर्चित है उपन्यास ये। बिल्कुल सर, सच को प्रूफ करना पड़ता है सर, ये वक्त सच को प्रूफ करना पड़ता है। हाँ जी, देखिए फॉर एग्जांपल 90% केस होते हैं कि हमें लड़की छेड़ दी, उस महिला आरोप लगाती हैं, प्रोफेसर नहीं पढ़ती तो कह देते हैं हमें छेड़ रहे थे जी, 20 से नहीं पढ़ते तो कह देते हैं प्रोफेसर खिलाफ आरोप लगा देते हैं। 90% केस झूठे होते हैं कि हमें लड़कियों के झुके, 90%, वो 10% सच होते हैं। जी जी। अब उनकी जांच कर, लेकिन तब तक आदमी बदनाम हो चुका होता है। यस सर, यस। उसका परसेप्शन खराब हो चुका होता है, परसेप्शन का आदमी बहुत खराब है। इन द सेम वे दहेज के केसों में 90% केस झूठे होते हैं। मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कई केस उसमें कोर्ट किए हैं जिसमें लड़के वाले पक्ष को कोर्ट ने एक्विट किया है, बरी किया है कि निर्दोष फंसाए गए थे, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई। 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं, कई साल केस लड़ रहे हैं, लिटिगेशन कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इस उपन्यास में मैंने उन पुरुषों की व्यथा को चित्रित किया है जो पुरुष ऐसी महिलाओं के द्वारा पीड़ित किए गए हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे सर। सर देखने में आता है कि आपने कोरोना के टाइम से अपना ये उपन्यास लिखना शुरू किया और लगभग 2020 और 2021 में आपने 6 उपन्यास लिखे हैं। सर जहां कोरोना से लोग काल से भयभीत थे, उस समय आप लिख रहे थे अपने पाठकों के लिए, तो सर ये कैसे संभव हुआ? देखिए मैं वर्क एल्कोहलिक आदमी हूँ, मुझे बिना खाली नहीं बैठाया था मुझ पर। मैं इससे पहले मेरठ विश्वविद्यालय सदन का अध्यक्ष था, मुझे त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि मैं कैंपस में आ गया, कॉलेज की एसोसिएशन है वो, कुछ काम तो था नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे 2 प्रेम हैं। पहला प्रेम साहित्य, दूसरा राजनीति। राजनीति के अलावा मेरा दूसरा प्रेम है। तो जब कुछ काम नहीं था तो कोरोना का 2 साल बचे, यूनिवर्सिटी बंद थी, कभी कभी क्लास ऑनलाइन होती थी, तो मेरे घर की लाइब्रेरी है ऊपर, मैं वहाँ चला जाता था। तो 2019 में मैंने उपन्यास पहला लिखा राह के पत्थर, जो 21 में पब्लिश हुआ। 19 में उपन्यास पूरा नहीं हुआ था, 70 पेज का था, मैंने 20 में पूरा किया, 21 में छपा। लेकिन उस 20-21 के टाइम में ही मैं लगातार उपन्यास लिखता रहा। पूरा दिन कुछ काम ही नहीं था, बोर होते थे, कोई मिलने नहीं आता था, बस केवल फ़ोन से बातचीत होती थी। तो वो ऐसा समय था जब मैं ज़्यादा लिख पाया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे उपन्यास छोटे हैं जी सर। वो 180 पेज 170 पेज के होते हैं। जो उपन्यासकार 500 पेज 600 पेज उपन्यास लिखते हैं साल में एक, मैं 150 पेज के 3 उपन्यास लिख रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई जी। लेकिन जब कोरोना समाप्त हो गया तो रफ्तार कम हो गई, फिर मेरे उपन्यास साल में 2 आने लगे। 24 में 2 उपन्यास आए, 24 में 2 आए, 25 में अब 2 आए, एक आ चुका है, एक हनी ट्रैप और एक आने वाला है। बहुत सुंदर। ये मेरा प्रोसेस है लिखने का। अच्छा सर, आलोचक आपको जो है नॉवलिस्ट ऑफ कोरोना पीरियड भी कहते हैं। देखिए वो इसलिए कहते हैं कि कोरोना काल में मैं नहीं, ऐसे बहुत से लेखकों का जन्म हुआ जिन्होंने उनकी छिपी प्रतिभा बाहर निकल के आई। बहुत लोगों को जानता हूँ जो कोरोना में लिख रहे थे, क्योंकि मैं कोरोना में लिख रहा था, कोरोना में 6 उपन्यास आ गए, तो निश्चित रूप से आलोचक कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। और देखिए बिना आलोचकों के कोई लेखक आगे नहीं बढ़ सकता, आलोचक भी आवश्यक हैं, वो ही आपको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सर। सर आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, उसमें एक उपन्यासकार के रूप में एआई के प्रयोग में आपकी क्या राय है? देखिए अभी मैंने एआई पर अच्छा खासा इंटरव्यू दिया है किसी जर्नल के लिए, 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक प्रोफेसर लड़का था, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने वहाँ भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, एआई का प्रयोग विज्ञान में चलेगा, टेक्नोलॉजी में चलेगा, डेटा कलेक्शन में चलेगा, सब चीज में चलेगा, लेकिन कम से कम साहित्य को तो छोड़ दो। क्योंकि साहित्य में भावनाएं हैं, साहित्य में संवेदनाएं हैं, साहित्य कल्पनाशीलता का सवाल है। अगर मैं शिक्षक राजनीति ना करता तो मीडिया रिवॉल्यूशन 2030 नहीं लिख पाता, क्योंकि मैंने देखा किस तरह से राजनीति होती है।
छात्र राजनीति होती है, कुलपति कैसे बिहेव करते हैं, कैसे तानाशाह होते हैं। अगर मैं किसी आईएएस के संपर्क में ना आता, डीएवी के प्राचार्य के रूप में, जो हमारे कॉलेज के डीएम एक्स ऑफिसर अध्यक्ष होते हैं, तो मैं आईएएस स्टूडेंट ना लिख पाता। ये कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख सकता है? अनुभव लिखवाते हैं ना। जी सर। मुंशी प्रेमचंद अगर बैलगाड़ी में यात्रा न करते शिक्षक होने के नाते, तो गोदान न लिख पाते। सच बात है सर। अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत। तो साहित्य के विद्यार्थी को एआई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक अपनी लैंग्वेज को पॉलिश करा लीजिए। क्या गलती प्रपोजिशन की है, आर्टिकल गलत है, ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा, ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तक तो सही है। जी जी। उसके बाद तो वो फैटल है। सच बात है सर। सर मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू और पॉडकास्ट देखे हैं और सुने भी हैं। तो आप इंटरव्यू और पॉडकास्ट में कुछ नाराज और गुस्से में दिखाई देते हैं, जबकि उपन्यास में कम दिखाई देते हैं आप। ऐसा क्या है सर? सच कहूँ तो मैं स्वभाव से विद्रोही हूँ। कबीर को पढ़ने के बाद, निराला को पढ़ने के बाद, नागार्जुन को पढ़ने के बाद मुझको विपक्ष में रहना अच्छा लगता है। मेरी स्थिति इतनी खराब है कि जहाँ मुझे विपक्ष में ही अच्छा लगता है, पक्ष में रहने की आदत नहीं है। मुझे लगता है कि पक्ष में रहकर आप स्तुति कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, हाँ में यहाँ मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी विपक्ष में तो रहेगा। अब मुझे लगता है लेखक के रूप में मेरा काम है विपक्ष में रहना। लेखक को तटस्थ होना पड़ता है, शिक्षक को तटस्थ होना पड़ता है। मैं लेखक को शिक्षक को बराबर मानता हूँ। यस सर। उतना ही शिक्षक भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, लेखक लिखता भी है। और इंसिडेंटली और फॉर्चुनेटली मैं लेखक भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। मुझे कई बातों पर समाज में क्रोध में आता है। कैसे? जब मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग, 90% लोग आजकल हर बड़े आदमी की चाटुकारिता में लगे हुए हैं। मुझे ये चीज बहुत तंग करती है। क्यों करते हो चाटुकारिता? जब मैं देखता हूँ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कुलपति की चाटुकारिता करते हैं, और एक मुझे लगता है हम ही तो एमएलए बनाते हैं आदमी को, हम ही कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया हमने इसको एमएलए बनाया, इसे सिर पर को चढ़ा रहे हो, ये जिंदाबाद हमारी करेगा। ये समझना है डेमोक्रेसी के जमाने में। ऐसी कुलपतियों को लोग चढ़ा लेते हैं, नेताओं को चढ़ा लेते हैं, फिर नेता अहंकारी हो जाते हैं, कुलपति अहंकारी हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो बड़े जो अहंकारी लोग हैं, हम जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट वाले लोगों का अपमान करने लगते हैं। फिर हम लोग उनसे उलझ जाते हैं। फिर उनको लगता है यही अकेला उलझ रहा है जी, बाकी सब तुम्हारी चमचा की मार रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत नाराज रहता हूँ इन चीजों से। और जब नहीं कुछ कर पाता तो इंटरव्यू में बोल लेता हूँ और नोवेल में लिख लेता हूँ, और तब पोस्ट कर नहीं सकता मैं। सच बात। सर मैंने आपके स्पीच और लेक्चर भी सुने हैं। आप ज़्यादातर छात्र नेता या शिक्षक नेता की तरह अधिक बोलते हैं, एक लेखक की तरह कम बोलते हैं। साहित्यकारों में आपको किन लोगों ने प्रभावित किया है? जो पहला प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर। मैं 11वीं क्लास में छात्र नेता बन गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एक शिक्षा मंत्री हुए कालीचरण, गाजीपुर के रहने वाले, और उन्होंने इंटरमीडिएट में चुनाव करवाए और 1 साल चुनाव हुआ केवल, फिर कभी हुआ ही नहीं। और आप सरप्राइज करेंगे, आपको आश्चर्य होगा, पहले बता रहा हूँ पॉडकास्ट में, आपके लिए अच्छी न्यूज है कि मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और मैंने अपने ही फूफा जी के लड़के को चुनाव में हराया। तो छात्र राजनीति मेरे दिमाग में शुरू से थी। फिर मैं विश्वविद्यालय में आया, उस समय छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे, लेकिन छात्रों की समस्याओं को बोलना मेरा हिसाब रहता था। छात्र राजनीति मेरे खून में थी। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में आया, मूटा से जुड़ा, क्योंकि मुझको लगता था कोई प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने का। और आज मेरा सौभाग्य है, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लिखने का भी और बोलने का भी। तो जो मन में गुस्सा है, जो अव्यवस्था के खिलाफ जो चीज़ें खराब लगती हैं, जिन्हें लोग नहीं बोल पाते, मैं उन्हें इस मंच का सदुपयोग करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि मेरी बात को सकारात्मक रूप से लिया जाए, नकारात्मक रूप से ना लिया जाए। जी सर। सर भारतीय राजनीति में आपको कौन से राजनेता प्रभावित करते हैं? देखिए, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे उपन्यासों में नेहरू का प्रशंसा है, लेकिन मैं नेहरू की इस बात के लिए प्रशंसा नहीं कर सकता कि वो कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले गए या चाइना वार के कारण, लेकिन नेहरू ने इस देश को बहुत कुछ दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद करता हूँ। वो राजनीति का अर्थशास्त्री रहे और एक संवेदनशील व्यक्ति थे। मुझे कभी लगता है अगर साहित्यकार राजनीति में चले जाएं तो संवेदनशीलता बनी रहती है। और नंबर 3 मैं मोदी को पसंद करता हूँ। धारा 370 का समाप्ति, मुस्लिम तलाक को समाप्ति, वक्फ बोर्ड, पाकिस्तान का अच्छा खासा इलाज कर दिया है, हम गर्व से रह सकते हैं। बहुत सारे काम मोदी जी ने अच्छे किए हैं, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, वो थोड़ा मेरे ऐसे बुद्धिजीवी को झकझोरता है। सब चीज़ें प्राइवेटाइज हो रही हैं, ऐसा लगता है पूरा देश दुकानदार बना दिया जा रहा है, सब व्यापारी करो।
सब व्यापार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नौकरियां नहीं हैं, इस पर सोचना होगा। लेकिन अटल जी मेरे प्रिय नेता हैं, और मोदी जी और अडवाणी और अटल नेहरू ये मेरे प्रिय नेता हैं। बहुत सुंदर सर। सर आपके उपन्यासों पर देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पीएचडी कर रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक शोधार्थी शोध कर चुके हैं। इन पे लगभग 10 पुस्तकें भी आपकी छप चुकी हैं। तो सर विश्वविद्यालय में आपके उपन्यास पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बन गए हैं। शोधार्थियों व पाठकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, शोधार्थी कट पेस्ट में ना बिलीव करें, और एक राइटर को, शोधार्थी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शोध में से बहुत कुछ निकालना पड़ता है, शोध के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और शोधार्थी को, मैंने फिर कहा, शिक्षक को, पत्रकारों को, लेखकों को, तथा शोधार्थी, उसे तटस्थ होना पड़ता है। इसलिए हिंदी के एक बड़े आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो कहते हैं मैं व्यवसाय से आलोचक हूँ। भारत का, विश्व का हर शिक्षक आलोचक है, हर शिक्षक चाणक्य है। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको अच्छा लगेगा। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का राज्य शुरू हो गया, तो चंद्रगुप्त के जो ससुर थे वो आए मगध में, और जब वो जाने लगे तो उनका विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो विदाई कार्यक्रम के आयोजन में ये कहा कि बताइए, चंद्रगुप्त ने कहा कि आपको समस्या तो नहीं हुई, हमारे राज्य में आप घूमे फिरे रहे? तो उनके ससुर ने कहा सब कुछ ठीक था, पूरा सत्कार मेरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं जहां भी गया कुछ जासूस मेरे पीछे घूमते रहे। इस बात से चंद्रगुप्त नाराज हुए और अपने गुरु चाणक्य से कहा, गुरुदेव ये आपने क्या किया? आप मेरे ससुर की स्पाइंग करा रहे थे। तो चाणक्य खड़े हुए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के रूप में मेरा दायित्व यही है कि कोई विदेशी अतिथि आए उसकी जासूसी होनी चाहिए, चाहे वो आपके ससुर भी हों। इसी तरह लेखकों को, शोधार्थियों को जो सही बात है वही लिखनी चाहिए। शोधार्थी एक अच्छे लेखक को रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, वो बताते हैं कि आपके लेखन में ये कमियां हैं और ये अच्छाइयां हैं। बिल्कुल सही। इसलिए शोधार्थी को शोध करते समय तटस्थता का भाव अपनाना चाहिए। सर आपके जीवन की दिनचर्या क्या है? तो बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ये तो बच्चे ही पूछ रहे थे आज जी। दिनचर्या, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, बहुत सुंदर। और उसके बाद मैं आधा घंटे 45 मिनट योगा करता हूँ, वीक में 4 दिन, राइट। उसके बाद 1 कप चाय पीता हूँ, फिर आधा 1 घंटे अपनी कॉलोनी में वॉक करता हूँ। उसके बाद सारे 3-4 अखबार पढ़ता हूँ, उनकी मुख्य मुख्य चीज़ों को अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रख लेता हूँ व्हाट्सएप पर। मान लो कोई आर्टिकल है, अग्रलेख है, जो मेरे काम आता है उपन्यास लेखन में। उसके बाद नहाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, 10 बजे विश्वविद्यालय चला जाता हूँ, शाम को 5 बजे विश्वविद्यालय लौटता हूँ, 5 से 6 नैप लेता हूँ, आराम से नींद। रात को काम करना होता है। उसके बाद फिर घूमने जाता हूँ, खाने से पहले 1 घंटे घूमता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर खाना खाने के बाद फिर 1 घंटे घूमता हूँ, और फिर टीवी की न्यूज़ सुनता हूँ आज दुनिया में क्या हुआ। और 9 o'clock मैं अपने घर में, लाइब्रेरी है बहुत अच्छी खासी बना रखी, पुरानी लाइब्रेरी है, 2001 से बनी हुई है, वहाँ चला जाता हूँ और 2 बजे तक लिखता पढ़ता रहता हूँ। और लिखने पढ़ने मेरे 3 काम होते हैं। जब मेरा मूड बहुत सही होता है तब मैं लिखता हूँ नया, जब मूड मेरा ख़राब होता है तो प्रूफ रीडिंग करता हूँ, और जब मूड बीच का होता है तो रीडिंग करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नया लिखना होता है। उदाहरण के लिए मैं जैन जी की लाइफ स्टाइल है, उसकी किताब मंगा रखी है मैंने अमेजोन से, उन्हें पढ़ता हूँ कि जैन जी वाले लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, क्या इनके स्लैंग्स हैं, क्या इनकी हैबिट हैं, क्या इनकी लाइकिंग्स हैं, ताकि मेरे उपन्यासों में जैन जी का चित्रण हो सके। मुझे लोग ये ना कहें कि लेखक यही नहीं जानता कि जैन जी कैसे बिहेव करती है, उसी का स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष मनाने जा रहा है। इस संगठन की विचारधारा और कार्यशैली के विषय में आप लेखक के रूप में क्या सोचते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मुझसे किसी ने आज से नहीं पूछा, नया प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। जी सर। इसमें कोई संदेह नहीं, पिछले 100 वर्ष से वो देश की सेवा कर रहा है। ये बात सही है कि वो भाजपा के प्रति उसका इंक्लिनेशन है, उसका प्रो बीजेपी है। लेकिन कोई भी संगठन जो 100 साल से चल रहा है और ना वहाँ कोई लेटर पैड है, ना कोई पद बांटे जाते हैं, एक बार सरसंघ चालक बन जाता है, फिर लिफाफे खुलते हैं, फिर अगला बन जाता है, तो निश्चित रूप से संगठन काम कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश में दंगे होते हैं, भूकंप आते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं, तो संघ के स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। आपका उसकी विचारधारा से मतभेद हो सकता है, लेकिन संगठन सांस्कृतिक है, संगठन में कोई कमी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो संगठन देश की सेवा कर रहा है। बहुत अच्छा सर। सर जल्दी ही आपका कौन सा नया उपन्यास पाठकों को मिलने जा रहा है और कब तक? मेरा एक उपन्यास अभी कल परसों ही प्रेस में गया है, इसका नाम है हेल फॉर द पीपल। हेल फॉर द पीपल,
उस उपन्यास में मैंने भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास का चित्रण किया है, और इतिहास के विद्यार्थी और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को अच्छा लगेगा। इसमें कोई लव थीम नहीं है, कोई रोमांटिक थीम नहीं है, कंप्लीटली हिस्टोरिकल पॉलिटिकल नोवेल है। नोवेल शुरू होता है औरंगजेब से, और मैंने ख़त्म किया है उसको अन्ना हजारे आंदोलन, उसमें मैंने सबका जिक्र किया है। और गोधरा कांड, गोधरा के बाद मोदी को हटाने की बात चली, जो अटल जी ने कहा, रावाणी ने रोका, ये सब मैंने लिखे। मनमोहन सिंह, ये सारी भारतीय राजनीति का चित्रण उसमें मिलेगा, और दशहरे पे इसका लॉन्च हो जाएगा 2 अक्टूबर को। सर, आजकल बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधति राय की किताब मदर मैरी कम्स टू मी एक चर्चा में है। तो इस पुस्तक के विषय में एक उपन्यासकार के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मदर मैरी कम्स टू मी एक अच्छी किताब आई है अरुंधति राय की। देखिए, मुझे लगता है कि हम केवल आधुनिक बनने के चक्कर में किताब के कवर पेज पर सिगरेट पीती आप दिखाई दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। साहित्यकार का काम इतना भी बोल्ड होना नहीं है कि हम उसे आदर्श मान लें। अब जब, क्योंकि आप जब सिगरेट पियेंगे, आप अरुंधति राय हैं, तो आपको देखकर लड़कियां पियेंगी, महिलाएं पियेंगी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि वे भारत में जैसे उपन्यासकार हैं जो सरकार की आलोचना करके और हिंदुत्व की आलोचना करके और सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का के लेखक बनकर प्रसिद्धि पा चुके हैं, और इस शॉर्टकट को वो बहुत आराम से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए मुझे कहना नहीं चाहिए अरुंधति राय के बारे में, वो अच्छी लेखिका हैं, विदुषी महिला हैं, बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो वही कहती हैं कि कश्मीर के मुसलमानों से कि भारत जो है तुम्हारे लायक नहीं है, बचा क्या है, वहाँ से जाओ लड़ो। इस तरह की मुझे लगता है कोई समझ में नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि हमारी सरकार कैसे उनके उपन्यासों को पाठ्यक्रम में नहीं रोक रही है, जो ऐसी अलगाववादी बातें करती हैं। ठीक है, वो प्रतिभाशाली हैं, जब प्रतिभा विनाश की बात करने लगे तो प्रतिभा किसी काम की नहीं है। सर, नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य पर एक लेखक होने के नाते आपकी राय भी आवश्यक है, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रश्न भी काफ़ी नया है मेरे लिए और आपके लिए भी, और आपने बहुत ही रिसेंट प्रश्न पूछा है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि आने वाला कल युवाओं का है। बिल्कुल सर। और प्रत्येक बड़े से बड़ा पद इन युवाओं का इंतजार कर रहा है। नेपाल में जैन जी ने आंदोलन चलाया है, और उनका कहना यह है कि वहाँ के नेता भ्रष्ट हो चुके थे, विलासिता में जीवन जी रहे थे। फ्रांस की राज्य क्रांति जब हुई 1789 की, तब भी यही हुआ कि मैरी अंटोनिएट और लुई 16 क्या जी रहे थे, जो सड़क पर आ गए थे। और लोगों ने कहा था पैलेस के बाहर खड़े होकर, वी वांट ब्रेड। और रानी बाहर आई थी, रानी ने कहा था वाई डू दे वांट ब्रेड, वाई डू दे नॉट टेक केक। तो नेपाल के नेता इतने सत्ता में मदान हो चुके थे पैसे में, तो वो होना ही था। और इससे नेताओं को सबक भी लेना है कि अगर इस तरह धनोपार्जन करते रहोगे तो निश्चित रूप से एक वो जमाना आएगा कि युवा पीढ़ी का धैर्य जवाब दे जाएगा। पुरानी पीढ़ी तो बोलने को तैयार नहीं है, कम से कम जैन जी बोलने को तैयार है, तो निश्चित रूप से वो आंदोलन भारतीय नेताओं को सचेत करता है कि उन्हें भी बचना चाहिए। जी जी सर। सर, एक क्वेश्चन है जो मेरे मन में बार बार आ रहा है, अंदर से संकोच भी है कि मुझे ऐसी जगह पूछ लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत क्वेश्चन है सर। अक्सर कहा जाता है सर कि लेखक के सफ़र में कहीं ना कोई प्रेम कहानी होती है। तो सर, सुना है आपका प्रथम प्रेम भी अनूप सर से जुड़ा रहा है, क्या आप इस बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे सर? ये सब बातें व्यक्तिगत प्रश्न है सर। हाँ, अगर बताना चाहें तो। ये सब बातें कभी बुढ़ापे में करेंगे जब आप कथा लिखेंगे। चलिए, अब ये समय नहीं है। ठीक है सर। सर, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आपके छोटे भाई भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि आदरणीय कुमार विश्वास सर हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुमार विश्वास मेधावी है, वेल रेड है, पूरे देश में नाम कमा रहा है, और राम कथा के माध्यम से हिंदू समाज की सेवा कर रहा है। बिल्कुल। और श्रृंगारी कविताएं छोड़कर ओज की कविताएं पढ़ रहा है, और वो एक सही काम कर रहा है। और युवाओं को रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और संस्कृति को आकृष्ट कर रहा है। निश्चित रूप से उसका काम प्रशंसनीय, श्लाघनीय है। तो सर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके इस प्रेरणादायी पॉडकास्ट में अपनी साहित्यिक प्रतिभा और गहन विचारों से हमें आलोकित करने वाले आदरणीय प्रोफेसर विकास शर्मा सर का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित ही हमें इस पॉडकास्ट से नया दृष्टिकोण मिला है सर। मैं सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।